आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान की यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। जेनेटिक्स के 2 वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं पहले, और ये दोनों वीडियो जो है बिगनर्स के लिए हैं, जिसमें हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पूरी डिस्कस की है। और जेनेटिक्स पढ़ने से पहले उन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि वह आप टर्मिनोलॉजी के बारे में पूरी अच्छे तरीके से अवगत हो गए होंगे, और अब आगे का जो सफ़र है जेनेटिक्स का वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसमें अगर आपने सही मायने में टर्मिनोलॉजी अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो आगे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। तो आज का टॉपिक है मेंडलिज्म। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट और उसके द्वारा दिए गए नियमों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेंडलिज्म। मेंडल का नियम और जो एक्सपेरिमेंट किया था उस सबको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मेंडलिज्म। तो उसके मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसके एक्सपेरिमेंट का कुछ नाम था, और उसका नाम क्या था? तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट का नाम आपको पता है क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, जेनरा और स्पेसीज। तो मेंडल ने क्रॉस किया था किसके बीच में? 2 डिफरेंट प्लांट वेराइटीज के बीच में क्रॉस किया था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है हाइब्रिडाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बना था, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए थे, उसको कहा गया हाइब्रिड। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट का नाम। अब उसने एक्सपेरिमेंट में एम किया था, उसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में एम ये था कि जैसा कैरेक्टर हम ऑफस्प्रिंग में या संतान में देखना चाहें वैसा ही कैरेक्टर मुझे दिखे। तो ये था कि अपनी इच्छा के हिसाब से संतान का कैरेक्टर हम डिसाइड कर सकें। अब पहले समय में, पुराने समय में जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को इम्प्रूव किया जाता था ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और प्लांट की वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा समय दिया गया ताकि जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज तैयार किया जा सके। ये पहले से ही होता आया है, लेकिन जब मेंडल ने देखा कि ह्यूमन रेस को भी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में, तो प्लांट का तो है ही, डोमेस्टिक एनिमल का है, तो ह्यूमन के रेस को भी इम्प्रूव किया जाए। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का एम है कि कैरेक्टर ही वांट टू सी as he wished, जैसा वह चाहता था वैसा ही कैरेक्टर वह अपने संतानों में देख सके। तो ये उसकी इच्छा थी। दिस इज द एम और गोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यह है नेम ऑफ, दूसरा गोल हो गया। तीसरा, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा मटेरियल चुना जाए जो आसानी से हैंडल किया जा सके, जिसके ऑफस्प्रिंग ज्यादा हो। तो उसने जो वर्किंग मटेरियल लिया अपना, वो क्या था? वर्किंग मटेरियल। जो वर्किंग मटेरियल था मेंडल का, वो क्या था? गार्डन पी। देखिए, ये जो गार्डन पी है, इसका साइंटिफिक नेम इसका क्या है? पीसम सैटिवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 14। हैप्लॉयड नंबर कितना है? 7। तो ये था इसका वर्किंग मटेरियल। गार्डन पी बहुत ही कॉमन है, ये आसानी से उपलब्ध भी था, मिल भी जा रहा था, इसका लाइफ साइकिल भी शॉर्ट था। तो पहला चुनौती तो यही था कि वर्किंग मटेरियल क्या हो, तो उसने सेलेक्ट किया गार्डन पी को। फिर उसने, अब सवाल यह है कि
गार्डन पी को सेलेक्ट करने के पीछे कौन कौन से कारण थे, किन किन वजहों से उसने गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया? तो इसमें वाई ही सेलेक्टेड गार्डन पी, उसने मटर के पौधे, इस पौधे को ही क्यों चुना? तो उसके कुछ वैलिड रीजंस थे जिसके वजह से उसने इस मटर के पौधे को चुना था। सबसे पहला यही था कि वो बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड। बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में थे और सेल्फ पॉलिनेटेड था। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव था वो पेटल्स के अंदर, उस फ्लावर के पेटल्स के अंदर बंद रहते थे, तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाता था, जिसके वजह से सेल्फ क्रॉस होने की संभावना ज्यादा बनी रहती थी। सेल्फ क्रॉस पर इसलिए उसका एम्फेसिस था कि जो भी प्लांट मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लूं वह हमेशा प्योर रहे, उसमें किसी तरह की कोई जेनेटिकली अल्टरेशन नहीं हो, तो प्योर वेराइटीज मुझे मिले। तो ये एश्योर करना चाहता था, बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेटेड। दूसरा क्या था कि इजिली अवेलेबल, इजिली हैंडलिंग and cultivation process is also very easy, easy handling. Second one, third one is the large number of offspring, बहुत अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग, संतान की प्राप्ति हो गई, बहुत ज्यादा अगर संतान की उत्पत्ति हुई तो उसके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने में या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने में काफी सहूलियत मिलेगी। इजीली कल्टिवेटेड, इजीली कल्टिवेटेड, इसको आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता था। इसके बाद एनुअल प्लांट है, एनुअल हर्ब्स हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल काफी छोटा होता था। तो bisexual, self-pollinated, easily in handling, large number of offspring, easily cultivated, annual herbs having short life cycle, and overall इसके अंदर जो है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो उसने रिकॉग्नाइज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे इसमें। तो इसकी एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 जोड़े विकल्पित लक्षण थे इसके अंदर। 7 जोड़ा का मतलब हो गया, 7 पेयर का मतलब हो गया 14 कैरेक्टर्स। अब देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर, ये 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले प्लांट की हाइट को कंसीडर करते हैं। प्लांट हाइट, ये हो गया पहला। दूसरा, शेप ऑफ द सीड। तीसरा, कलर ऑफ द सीड। चौथे नंबर पर कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर। तो मुझे लग रहा है ये 7 कैरेक्टर हो गए।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर उसने कंसीडर किए। अब ये जैसे प्लांट के हाइट के 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, तो एक था उसका टॉल और जो दूसरा था वो क्या था, ड्वार्फ। फिर शेप ऑफ द सीड की बात करें तो जो सीड का जो शेप था राउंड, राउंड कहें या स्मूथ, राउंड और स्मूथ, और जो दूसरा साइड शेप था वो कैसा था, रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार जिसको बोलते थे, इस तरीके से रिंकल्ड। तो ये सीड जो है राउंड और रिंकल्ड क्यों होता है, तो देखिए जो राउंड सीड था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा था, उस कार्बोहाइड्रेट को पॉलीमराइज करने के लिए ब्रांचिंग एंजाइम मौजूद था किसके अंदर में, जो राउंड सीड थे। और इसके रिंकल्ड इसलिए हुआ कि इसके अंदर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं पाया जाता था, तो इसलिए कहते हैं ब्रांचिंग एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का इसमें नहीं पाया जाता था, इसलिए कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया। इसमें ब्रांचिंग एंजाइम पाए जाते थे, इसलिए कैसा हो गया, ये राउंड हो गया या स्मूथ सरफेस। राउंड इस तरीके से होगा, गोल राउंड। तो ये उसी तरह से कलर ऑफ द सीड, सीड का अगर कलर देखें इसके अंदर तो ये येलो, और जो दूसरा कलर था वो क्या था, ग्रीन। फिर उसी तरह से कलर ऑफ द पॉड, पॉड का जो कलर था ग्रीन और ये येलो। शेप ऑफ द पॉड कैसा था, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। और इधर जो दूसरा इसका जो कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो कैसा था, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखिए कॉन्स्ट्रिक्टेड इस तरीके का, इसके जो फली है ये इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, और जो इन्फ्लेटेड होगा वो कैसा होगा, ये इस तरीके से इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। दूसरा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल, और दूसरा था टर्मिनल। और द लास्ट वन इज द कलर ऑफ द फ्लावर, ये कैसा था, पर्पल, और जो दूसरा था वो क्या था, व्हाइट, व्हाइट और पर्पल। ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो जो इधर की तरफ जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये है डोमिनेंट। अब आपको डोमिनेंट समझ में आ गया होगा, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए उसको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और वह कैरेक्टर जो डोमिनेंट की उपस्थिति में साथ तो है, लेकिन डोमिनेंट जब है उसकी उपस्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जनरली होता है जब पिता पास में होता है और बेटे भी होता है, अगर मत पूछा जाए तो बेटा जो है शर्माता है, अपना ओपिनियन नहीं देता है, तो वहां पर फादर जो है डोमिनेंट होता है और सन या डॉटर जो होती है वो रिसेसिव होती है। तो ठीक उसी तरीके से जो प्लांट की हाइट में टॉल कैरेक्टर, तो एक तरफ ये डोमिनेंट है, उसी का ड्वार्फ कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ जो है आपका रिसेसिव है। अगर दोनों साथ भी है तो ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता है जब तक ये मौजूद है, जब ये नहीं रहेगा तब ये अपना जो है सेरे दिल दिखाई पाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो कैरेक्टर था जो कि डोमिनेंट के मौजूदगी में अपने आप को कुछ कर नहीं पा रहा था, तो इसको हम कहते हैं रिसेसिव, रिसेसिव। देखिए तो इधर के जितने भी कैरेक्टर हैं सभी के सभी डोमिनेंट हैं, और इधर के जितने कैरेक्टर हैं सभी के सभी रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। और ये दोनों कैरेक्टर क्या कहलाया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन को हम क्या कहते हैं, एलील। और वह जो एलील है 3 तरीके के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है, होमोजाइगस एलील हो सकता है, हेट्रोजाइगस एलील हो सकता है, और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। यानी होमोजाइगस में 2 तरीके का, डोमिनेंट और रिसेसिव, और इसमें क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव, और एक हो गया हेट्रोजाइगस एलील। तो ये इस तरीके से ये डोमिनेंट है और रिसेसिव है। अब देखिए कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो
मटर के पौधे लिए और मटर के पौधे के जो 7 कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किए, ये सातों कैरेक्टर जो है 14 क्रोमोसोम में बिखरे हुए नहीं थे, वो मात्र जो है 4 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो कि वो 4 क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं? देखिए, जैसे है आपका प्लांट हाइट, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 4। ये चार ही क्रोमोसोम पर इसके 7 पेयर यानी 14 कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर क्या पाया जाता था? कलर ऑफ सीड एंड कलर ऑफ फ्लावर। ये पहले क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम नंबर 7 पर क्या आ गया? शेप ऑफ द सीड। क्रोमोसोम नंबर 5 पर क्या था? कलर ऑफ द पॉड। और क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन से थे? ये क्रोमोसोम है और ये देखिए, जो पहला था ये पोजीशन ऑफ फ्लावर, पहला कैरेक्टर हो गया पोजीशन ऑफ फ्लावर। दूसरा कैरेक्टर हो गया आपका शेप ऑफ पॉड। और तीसरा कैरेक्टर हो गया हाइट ऑफ प्लांट। ये तीनों कैरेक्टर किसमें मिले थे? क्रोमोसोम नंबर 4 पर। और बाकी को 3 कैरेक्टर थे, जो बाकी के कैरेक्टर जो है 1st, 7 और 5 पर पाए जाते थे। क्रोमोसोम तो 14 होता है ना, लेकिन जितने भी कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किया था वो सारे के सारे कैरेक्टर इन्हीं 4 क्रोमोसोम पर पाए जाते थे। थोड़ा एक बार किताब से आप कंफर्म हो लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये सही ही होगा, फिर भी एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि पहले नंबर पर कौन सा कलर है, 7th क्रोमोसोम पर कौन सा है, 5th। अच्छा, एक चीज और, मेंडल के सक्सेस का राज क्या था कि एक समय में वह सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहां पर कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 4 है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 कैरेक्टर हैं, पोजीशन ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड एंड हाइट ऑफ द प्लांट। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर और शेप ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट, ये दोनों के बीच, ये दो जीन है, इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो जाएगा। तो जो रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले 2 जीन के बीच डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और इस तरीके का जो जीन होता है उसको कहते हैं लिंक्ड जीन। तो लकली मेंडल ने प्लांट हाइट और शेप ऑफ द पॉड को कंसीडर नहीं किया था एक साथ। अगर ये कंसीडर किया होता तो उसके रिजल्ट जो है कभी भी वैसे नहीं होते जैसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया था। तो ये लकली ऐसा हुआ, या अगर कंसीडर किए भी होंगे तो 1% या 2% ऐसा भी होगा कि सबके रिजल्ट कुछ आ रहे थे, इसके रिजल्ट कुछ दूसरे आए होंगे, तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया होगा। ऐसा सोचा होगा शायद मुझे ही कुछ एरर हो गया होगा, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी किसी तरह का। हालांकि वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे और उनकी रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेन करते थे। तो ये है उनके सक्सेस का राज। सक्सेस का पहला है कि एक समय में उन्होंने एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया, और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि 2 कैरेक्टर, प्लांट की हाइट और शेप ऑफ द पॉड, ये दोनों कैसे थे? लिंक्ड जीन थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से 2 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में लिंक्ड जीन कौन कौन से थे? प्लांट की हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट एंड शेप ऑफ द पॉड। ये दोनों क्या थे?
लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेंडल ने के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। गोल क्या था एक्सपेरिमेंट का गोल ये था कि जो हम कैरेक्टर चाहें ऑफस्प्रिंग में देखना वही मुझे दिखे, ये उसका एम हो गया। अब ये दोनों सेट करने के बाद हुआ कि वर्किंग मटेरियल कौन सा लिया जाए, तो वर्किंग मटेरियल के लिए उन्होंने चुना गार्डन पी। क्यों चुना? 5-6 कैरेक्टर थे उसके, जिसके आधार पर उन्होंने गार्डन पी को ही चुना। उसके बाद उन्होंने गार्डन पी में और एक खासियत क्या थी, उसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसमें 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। एक क्या था, डोमिनेंट था, और दूसरा एलील था। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील इज द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एंड दीज आर द 2 एलील्स ऑफ ए जीन। तो ये है आपका। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, जो उनके एक्सपेरिमेंट का पहला था, उसका नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं? क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहला है क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और वो कौन से 2 कैरेक्टर यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे? प्लांट की हाइट। तो पहला एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कहते हैं क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो कंसीडर किया गया, वो देखिए, फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप और जीनोटाइप, 2 तरीके से मैं बता रहा हूं। जीनोटाइप, देखिए फिनोटाइप क्या हुआ, बाहर से हम प्लांट को देख करके ये पता लगा लेंगे कि प्लांट जो है लंबा है या बौना है, तो बाहर की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप। और जीन की स्टडी करेंगे, किसके वजह से वो लंबा है या बौना है, किस तरीके के जीन उसके अंदर है, उसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या था? टॉल का क्रॉस किसने किसके साथ किया? ड्वार्फ के साथ किया। आपको पता है कि टॉल भी गैमेट बनाएगा और ड्वार्फ भी गैमेट बनाएगा, तो ये बनेंगे गैमेट। ये हो गया गैमेट। तो ये जो गैमेट होगा किसके द्वारा होगा? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, मेयोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। और ये जो गैमेट फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको जाइगोट कहेंगे, और इसी जाइगोट से डेवलपमेंट होके प्लांट बनेगा। और ये जो प्लांट बना, तो यह जो प्लांट मिला ये कैसा था? सभी के सभी टॉल थे। अब इसका जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको जीनोटाइप में? टॉल के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल टी डो लिखते हैं, और इसका क्रॉस किसको कहते हैं? ड्वार्फ से करते हैं, तो ड्वार्फ के लिए लिखते हैं स्मॉल टी। लेकिन ये जो टॉल प्लांट था, ये कैसा था? प्योर। और ये भी कैसा था? प्योर। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट के बीच में उसने क्रॉस कराया। अब प्योर टॉल, प्योर प्लांट बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो इसके वजह से तो ये क्या होगा, आपका हाइब्रिड होने की संभावना बहुत कम थी। अगर बाय द वे अगर ऐसा था भी, तो उसने इसे सेल्फ क्रॉस करके बार बार अगर 2-3 जनरेशन तक अगर सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो वह जो है हाइब्रिड वैरायटी की प्योर वैरायटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के द्वारा प्लांट ब्रीडर्स जो है प्योर वैरायटी को डेवलप करते हैं, और उससे जल्दी से वह प्योर वैरायटी तैयार हो जाता है। उसको बैक क्रॉस के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो चूंकि मेंडल ने जो क्रॉस में अपने प्लांट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो सिलेक्ट किया था, वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का था, तो और वो कैसा था? प्योर था। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच में उसने क्रॉस कराया। आपको पता है रिडक्शन डिवीजन के समय क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन जब होती है तो क्या होता है कि क्रोमोसोम जो भी संख्या होगा
वो आधा आधा चला जाएगा। जैसे मान लिया कि गार्डन ट्री में कितना क्रोमोजोम है, 7 क्रोमोजोम है, 7 पेयर है, यानी 14 क्रोमोजोम है। तो रिडक्शन डिवीजन होगा तो एक गैमेट में 7 क्रोमोजोम और दूसरे गैमेट में 7 क्रोमोजोम। तो इसी तरीके से तो कोई एक ही क्रोमोजोम के ऊपर तो टॉल का जीन पाया जाएगा। तो ये जो टॉल का जीन है, तो जब ये सेपरेट हुआ होगा, रिडक्शन डिवीजन हुआ होगा इसके अंदर, तब क्या होगा, ये आधा, यहां पर तो हम सिर्फ 2 ही कंसीडर कर रहे हैं, 2 इधर है 2 इधर है, तो ये 2 में ही बंटवारा कर लेंगे। तो एक टी इधर चला जाएगा एक गैमेट में और दूसरा टी दूसरे गैमेट में जाएगा। तो इसी तरीके से तो ये जो गैमेट बनेगा तो दोनों ही कैपिटल बनेगा। अगर 2 गैमेट इससे बन रहा है तो दोनों गैमेट कैसा होगा, कैपिटल टी वाला ही गैमेट होगा, यानी कि टॉल कैरेक्टर कंसिडर उसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये इसलिए हम एक सिंगल टी यहां पर लिखते हैं, दोनों ही एक जैसा होगा, इसलिए इसका रिपीटेशन सिंगल। यहां भी एक ही टी लिखते हैं। तो ये चूंकि पहले जनरेशन का पेरेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं P1, और पहले जनरेशन का ये गैमेट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, G1। और ये जब गैमेट दोनों फ्यूज करेगा तो जो प्लांट बनेगा, ये प्लांट बना, और यह जो प्लांट बना, इसको पहला जनरेशन का ये प्लांट है, इसको कहते हैं फर्स्ट फेलियल जनरेशन। फर्स्ट फेलियल जनरेशन क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं फर्स्ट फेलियल जनरेशन। और ये फर्स्ट फेलियल जनरेशन टर्म किसने दिया था, बैटसन ने दिया था, कि पहले जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो सभी के सभी कैसे दिखाई देंगे, और उसकी स्टडी के लिए उसने पहला जनरेशन को कहा F1, फर्स्ट फेलियर जनरेशन। ये बैटसन का दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो F1 मिला, तो F1 में सभी के सभी प्लांट का फिनोटाइप देखा गया, तो वो कैसा था, यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही लिख दिया है आपको समझने के लिए, टॉल लिखा हुआ है, ये फिनोटाइप है, और ये इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसका ऐसा होगा, और फिनोटाइप तो टॉल है ही, बाहर से हमने देख के पता लगा लिया कि टॉल है। तो जितने भी प्लांट F1 जनरेशन में पाए गए, सभी के सभी क्या थे, टॉल थे, 100% टॉल मिला उसको। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला वह दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रहा है, यानी मैच कर रहा है। तो ये टॉल था तो किसके साथ मैच कर रहा था, टॉल के साथ मैच कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि अब इसका सेल्फ क्रॉस किया। सेल्फ क्रॉस में F1, ये 2 प्लांट उन्होंने ले लिए, सॉरी, ये F1 प्लांट के बीच में क्रॉस करवा रहा है। देखिए, ये जो F1 में जो प्लांट मिला था उसका जीनोटाइप कैसा था, TT, और इसका फिनोटाइप कैसा होगा, ये सभी के सभी टॉल थे, ये टॉल थे। फिनोटाइप इसका टॉल हो गया और इसका जीनोटाइप ये हो गया। अब हम सेकंड जनरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन के लिए जो पेरेंट्स थे, इसलिए इसका नाम रखा गया P2, पेरेंट्स सेकंड जनरेशन के। अब जब गैमेट बनेगा तो आपको पता है कि रिडक्शन डिवीजन होगा, तो जो क्रोमोजोम, अगर 2 क्रोमोजोम यहां पर है तो ये दोनों क्रोमोजोम क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग गैमेट बनाएंगे, T और T। ठीक उसी तरीके से इसमें भी गैमेट का सेपरेशन होगा। तो ये जो गैमेट बनेगा, एक गैमेट में कैपिटल T और दूसरे गैमेट में स्मॉल t। अब इस यहां पर हमने बनाया एक चेकर बोर्ड, इसको पुन्नेट स्क्वायर भी बोलते हैं, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, गैमेट को भी रिप्रेजेंट करेगा, जाइगोट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और जो प्लांट का जीनोटाइप होगा उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज करेगा तो जो प्लांट का जाइगोट बनेगा इस तरीके का, तो ये जो प्लांट बनेगा ये कैसा होगा, होमोजाइगस। अगर ये फ्यूज करेगा तो ये प्लांट जो होगा हेट्रोजाइगस। फिर ये और ये अगर फ्यूज करेगा तो ये भी प्लांट हेट्रोजाइगस ही होगा, और ये अगर फ्यूज करता है तो ये हो गया होमोजाइगस। तो देखिए, ये जो 4 प्लांट बने, इस 4 प्लांट का अगर फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप, ये जो फिनोटाइप होगा, चारों प्लांट का फिनोटाइप देखेंगे तो कितना है, 2 तरीके का प्लांट दिखेगा, टॉल एंड ड्वार्फ।
टॉल भी दिखा और ड्वार्फ भी दिखा, ये फिनोटाइप हो गया। लेकिन टॉल कितने थे चार में से? तो तीन, तीन टॉल थे और एक क्या था? ड्वार्फ था। ये मेंडल के मोनोहैब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। अब इस तीन प्लांट को बारीकी से देखिए, 1, 2 और 3, ये तीन जो प्लांट हुए, इस तीन प्लांट में से भी देखिए कि ये जो नंबर 1 यहां पर है ये होमोजाइगस कंडीशन में है और नंबर 2 यहां पर क्या है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। यानी कि इसके अंदर एक टॉल का जीन है और एक ड्वार्फ का जीन है, यानी ये दोनों क्या है? इम्प्योर टॉल है और ये क्या है? प्योर टॉल है और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है। तो मेंडल के मोनोहैब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो यानी इस तीन प्लांट में एक तो शुद्ध लंबा था तो 1 हो गया शुद्ध लंबा, दो क्या था? हाइब्रिड टॉल यानी इम्प्योर टॉल, तो ये 2 हो गया और एक तो प्योर ड्वार्फ है ही। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के का F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अगर परसेंटेज देखें तो 25% शुद्ध लंबा, 50% शुद्ध हाइब्रिड टॉल और 25% यहां पर शुद्ध ड्वार्फ कह सकते हैं। और अगर फिनोटिपिक रेशियो में परसेंटेज देखें तो ये हो जाएगा 75% प्योर टॉल और 25% ड्वार्फ। लेकिन F1 जनरेशन में पूरे के पूरे जो है 100% सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे और ये जो टॉल कैरेक्टर था वह एक पेरेंट से मिल रहा था। किससे मिल रहा था? एक पेरेंट ये टॉल वाले से मिल रहा था। तो अब उसने जो है क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि F2 जनरेशन में टॉल प्लांट के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिला। लेकिन यहां पर देखिए F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था वो सभी के सभी टॉल थे, ये तो क्लियर हो गया उसे। लेकिन जब सेल्फ क्रॉस किया F2 जनरेशन में तो टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट मिला। तो उसने एक कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि F1 जनरेशन का जो प्लांट था वो किस कंडीशन में था? हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, उसने एक अनुमान लगाया कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है, तभी जाकर के सेल्फ क्रॉस के दरमियान टॉल प्लांट के साथ साथ भी ड्वार्फ प्लांट पाया गया। तो टॉल के साथ साथ ड्वार्फ क्यों पाया गया? तो हमें पता है कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो बंटते हैं, बंट करके दो डिफरेंट गैमेट्स में चले जाते हैं। तो अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था तभी जाकर के टॉल और ड्वार्फ दोनों के जीन अलग अलग हुए और अलग अलग होने के बाद ये क्या हुआ? जब अलग हुआ तो ये एक गैमेट में चला गया और दूसरा गैमेट में चला गया। पहले प्लांट जब था जाइगोट में तो एक साथ था ये, लेकिन जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो गए। कब हो गया? तो इस प्रोसेस को, अलग होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिग्रीगेशन कहते हैं। और जो गैमेट होता है, देखिए गैमेट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिलता है, तो गैमेट हमेशा क्या होता है? प्योर होता है। तो एक तो हो गया गैमेट प्योर होगा, और प्योर कैसे होगा? सिग्रीगेशन होने के कारण। तो एक नियम जो है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेस्ट है, वो क्या है? प्यूरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट हमेशा प्योर होता है, और कह सकते हैं कि सिग्रीगेशन ऑफ गैमेट, और इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी इसको कहते हैं। तो अगर दो कैरेक्टर, एक हाइब्रिड में अगर दो कैरेक्टर एक साथ लाया जाता है, दोनों कैरेक्टर गैमेट बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं और फिर रैंडमली फ्यूज करते हैं, और इसी के वजह से यहां पर जो है 4 तरीके का पौधा मिला: होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। यहां 4 तरीके का प्लांट मिला। तो गैमेट जो होता है वो क्या होता है? प्योर होता है। अच्छा, दूसरी बात, F1 जनरेशन में देखिए कि F1 जनरेशन में टॉल का भी जीन है और ड्वार्फ का भी जीन है,
दोनों जीन एक साथ है, लेकिन वन जीन कैंसिल द अपीयरेंस ऑफ द अनदर जीन। एक जीन जो है दूसरे जीन के अपीयरेंस को कैंसिल कर रहा है। तो जो या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए कैरेक्टर विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर सप्रेस कर देता है किसी दूसरे कैरेक्टर को, तो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो सप्रेस्ड हो जाता है उसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल क्यों हुए? क्योंकि जो टॉल का जीन था वो सप्रेस कर दिया था। यानी कि सप्रेशन का मतलब होता है कि जो ड्वार्फ का जीन था टॉल के मौजूदगी में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि जो टॉल था वो डोमिनेंट था और जो ड्वार्फ था वो रिसेसिव था। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मोनोहैबिट क्रॉस के आधार पर दो नियम दिए मेंडल ने। पहला नियम कहा क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंट, या इसी को कहते हैं डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। और दूसरा कहा प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो मेंडल के मोनोहैबिट क्रॉस के आधार पर दो नियम, लॉज ऑफ मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहैब्रिड क्रॉस। देखिए दो नियम कौन कौन से थे मोनोहैब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल के? पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या हो गए? लंबे हो गए, जबकि टॉल और ड्वार्फ दोनों जीन एक साथ मौजूद था। तो एक जो टॉल था वो ड्वार्फ वाले जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा था। यानी कि ड्वार्फ का जो जीन था वह टॉल की मौजूदगी में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस प्लांट के अंदर नहीं किया, क्योंकि यह जो F1 का प्लांट था इसमें से तो ये दोनों पैरेंट में से एक के साथ मिल रहा था। किसके साथ मिल रहा था? टॉल के साथ मिल रहा था। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ? टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। तो टॉल को कहा गया कि इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन वह टॉल के साथ मौजूद था तो उसको कहा गया रिसेसिव कैरेक्टर। तो जो ड्वार्फ था वो रिसेसिव कैरेक्टर था और जो टॉल था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, जिसके वजह से F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हुए? टॉल हो गए। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वन ऑफ द कैरेक्टर, व्हेन टू कैरेक्टर्स comes together in a hybrid, then one is expressed. The character which expressed is called dominant, whereas the another one which unable to express itself in the presence of dominant character. So such type of character is known as recessive character. तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो था लॉ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा प्योर होता है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन किस लिए कहते हैं कि F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्लांट था उसका जब सेकंड जनरेशन हमने सेल्फ क्रॉस करके प्रोड्यूस किया तो सेकंड जनरेशन में गैमेट बनाते समय दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग हुए। यानी कि मतलब यह हुआ कि F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर साथ थे, दोनों कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया, ना ही ब्लेंडिंग हुआ ना मिक्सिंग हुआ, बल्कि F2 जनरेशन में गैमेट बनाते समय दोनों अलग अलग हो गया और अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर गया। इस यही वजह था कि टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी F2 जनरेशन में मिला। तो जो सिग्रीगेशन का जो प्रोसेस था वो कैसा था? जो गैमेट के अंदर जब हाइब्रिड प्लांट में अगर दो कैरेक्टर है तो दोनों कैरेक्टर जो है गैमेट बनाते समय अलग अलग हो जाएंगे अगर दोनों ब्लेंड नहीं किया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि F1 जनरेशन के प्लांट में दोनों जीन थे लेकिन आपस में ना तो मिक्स हुए और ना ब्लेंड किए, बल्कि अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा और बाद में सेकंड जनरेशन में गैमेट बनाते समय दोनों अलग अलग हो गए। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ मेंडल। ये सेकंड वन इज द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ मेंडल। यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ मेंडल। ये मेंडल का यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ये क्या है एक्सेप्शन?
एक्सेप्शन ये है नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस, डिसजंक्शनल मियोसिस। ये जो नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस है ये सेग्रीगेशन के नियम को फॉलो नहीं करता है। किसी कारणवश दोनों के दोनों जीन जो है एक ही पोल पर पहुंच जाते हैं। वो कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। आपने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा। तो मेल, ह्यूमन मेल के अंदर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। अब अगर फीमेल गैमेट बनाती है तो क्या होगा, ए प्लस 0 और ए प्लस एक्स एक्स, दोनों क्रोमोसोम एक जगह चला गया। इसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। और अगर मेल बनाएगा तो ये नॉर्मल ए प्लस एक्स एक गैमेट हो गया और जो दूसरा गैमेट होगा ए प्लस वाई। अब देखिए ये गैमेट अगर फ्यूज करता है ए प्लस एक्स 0, ये अगर फ्यूज करेगा तो क्या होगा, ए प्लस वाई 0, या ये फ्यूज करेगा तो क्या होगा, ए प्लस ट्रिपल एक्स, और ये अगर होगा तो क्या होगा, ए प्लस एक्स एक्स वाई। ये मेल होगा, ये फीमेल होगी, ये सरवाइव नहीं करेगा और इसको कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस के कारण ये प्रोड्यूस होता है और इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया टर्न, और इसको, ये फीमेल होगी, इसको कहते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। और ये जो हो गया आपका, इसको कहते हैं कैल्नीफेल्टर सिंड्रोम। तो ये एक्सेप्शन थे मेंडल्स के नियम के। तो मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और जो क्रॉस में उन्होंने F1 जनरेशन के लिए जो क्रॉस में प्लांट चूज किया था वो कैसा था, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। हमेशा अपने प्योर वैरायटी को ही उन्होंने लिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने ये वीडियो आज ही देखना शुरू किया है तो वो कृपया इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूं तो वह नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके सामने चला आए। थैंक यू वेरी मच।